सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस और 17 कारागार। मैं सोचता हूँ कि आलोचना जितनी भी करनी थी विभिन्न प्रकरणों को लेकर के वो आलोचना कर दी। उसका लबोलबाव यही है कि इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स भी करना चाहिए और जनता को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम लोग सब मिल करके ऐसे अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। मैं सोचता हूँ उसकी, लेकिन मैं मंत्री महोदय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, इस विभाग को जितना स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही ये विभाग सफल होगा। होता यह है कि इसको हम बजट अलॉटमेंट तो करते हैं, लेकिन बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण से जो सुविधा इसको मिल जानी चाहिए बजट की रिव्यू में रहते हुए, वो भी इसको ठीक प्रकार से समय पर नहीं मिलती है। मैं केवल आपके ध्यान के लिए लाना चाहता हूँ, ये जो राजस्व व्यय है, आपने देखा होगा कि 19-20 में आपने बजट में 6,245 करोड़ रुपया इसमें सारा का सारा रेवेन्यू बिल ये जो रखा था, उसमें से केवल आप 6,065 खर्च कर पाए। इसका मतलब 179 करोड़ रुपया आप इसके पास जो आपने प्लान बनाई उसमें आप खर्च नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूं कि जितना पैसा इनसे अलॉट करते हैं इसकी मॉनिटरिंग करके निश्चित रूप से वो काम उनको किसी प्रकार से मिल जाए। इसी तरह से आपने 20-21 में भी, 19-20 में भी ऐसा ही हुआ और 20-21 में तो ये बढ़ कर के 507 करोड़ रुपया आप जो बजट एलोकेशन किया इनको, वो भी आप इनको जो है दे नहीं पाए। यानी 6,791 किया और उसमें से खर्च हुआ है 6,283। तो मैं चाहता हूं कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, जो भी धन इनको उपलब्ध कराते हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होकर के जो काम इनको मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिले। ये पूंजीगत व्यय जो होता है वो किसी को तो एसेट को तैयार करने के लिए होता है, जो बड़ी मुश्किल से पैसे है ना डेवलपमेंट के लिए मिलता है, लेकिन उसमें भी स्थिति ऐसी है। मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो 18-19 वाला बजट था उसमें तो जितना अलॉटमेंट हुआ उससे 60 करोड़ अधिक खर्च करके इनको स्ट्रेंथन किया और 19-20 में आते ही है ना जितना आपने अलॉटमेंट किया 254 करोड़ रुपया अलॉटमेंट किया था पूंजीगत खाते में, उसमें केवल 208 ही खर्च कर पाए, 45 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। 20-21 में भी आपने 213 करोड़ रुपया इनको इस बात के लिए रखा था, केवल और केवल 137 करोड़ रुपया खर्च किया और आपको लगभग 76 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब आपने यहाँ जो 113 पूंजीगत जो खर्चा माना, उसने आपने अगला जो बजट आपने 21-22 का जो अभी आप 31 मार्च को पूरा हो जाएगा, सीधा उठा करके 310 करोड़ रुपया रख दिया है। ये केवल और केवल क्या है, फिगर एडजस्टमेंट होता है। सच में इतना जल्दी 137 करोड़ रुपया जो खर्च करता है ना दिसंबर 21 में, वो दिसंबर इस 22 में आते होते मार्च में 310 करोड़ रुपया खर्च कर देगा। ये केवल हवाई किले है। और इसको थोड़ा सा देखो आप कि वास्तव में जो अलॉटमेंट होता है वो धरती पर लाने जैसी स्थिति में भी है कि नहीं है। केवल डेवलपमेंट के नाम से दिखाते हैं लेकिन उनको उपलब्ध नहीं होता और खर्च नहीं कर पाते हैं। अभी मैं केवल इतना ही है कि जो पुलिस आवास, मैं सोचता हूं कि बहुत प्रयत्न करके, अब आपको तो मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमने लोन लेकर के भी, कर्जा लेकर के भी 10,000 क्वार्टर्स बनाए ताकि पुलिस के लोग अपने परिवार के साथ रह कर के थोड़ा बहुत शांति का जीवन भी गुजार सकें और आपकी ड्यूटी भी 24 घंटे दे सकें। और इसलिए 10,000 क्वार्टर्स बनाने का हमने प्रयत्न किया। लेकिन आपका ये जो पिछला फिगर मैं देख रहा हूँ 20-21 का, आपको अलॉटमेंट हुआ था 220 करोड़ रुपया। आपके में अलग अलग हेड में समय बहुत लगेगा, है ना। पुलिस प्रशासनिक भवन, पुलिस आवासीय भवन, 10,000 पुलिस आवासीय भवनों के हेतु ऋण की पुनर्भुगतान, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य, पुलिस प्रशासनिक भवनों की मरम्मत, पुलिस आवासीय भवनों की मरम्मत, ये सब मिलाकर के आपको 220 करोड़ रुपया अलॉट हुआ और आप केवल 116 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। अब आपके पास रुपया था, आप ये सुविधा जुटाते तो पुलिस 103 करोड़ रुपया एक तरह से उसमें से आपका खर्च नहीं कर पाए। 116 खर्च किया और 103 करोड़ रुपया आपने बचा लिया। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो बजट आपने इसके बाद 21 वाला जो बजट है, 21 वाले बजट में भी
टोटल अलॉटमेंट था 233 करोड़ और खर्च कर पाए 106 करोड़। मतलब अब कोई इसको देखता ही नहीं है कि हमारे पास उपलब्ध क्या है साधन और उन साधनों का हम उपयोग कैसे करें, इसकी ओर निगाह ही नहीं जाती है। इसी तरह से आपने देखा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर आप इस बारे में देखो कि वास्तव में पुलिस और विशेष करके महिला अपराध की दृष्टि से हमारा ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो पूरे प्रदेश को एक तरह से दुखी कर रहा है। केवल आप और मैं नहीं, जो सर्वसाधारण आदमी भी जब उस घटना को सवेरे पढ़ता है तो उसके दिमाग में करंट की तरह से चुभता है। मैं सोचता हूँ इस पर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी थोड़ा सख्त करिए, ताकि कम से कम अपराध होगा लेकिन अपराधी को पकड़ना और सजा तक पहुंचाने में जितनी तेज़ी ला सकते हैं उतनी तेज़ी लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये क्या है कि मैं शायद गिनती कराने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। 19 में आपका 41,155 महिला अपराध सारा मिला करके, और अभी आपने 20 में हुआ ये जो कोविड काल था उसमें भी 34,300 था, और 21 में वापस 40,000 हो गया। ये सारा मिला करके एक तरह से अपराध जो है ना वो 17% बढ़ा है महिला अपराध केवल में, बाकी अपराधों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। अब इस महिला अपराध के कारण से क्या स्थिति बनी हमारी, ये जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है इसके तहत है ना 19 में भी राजस्थान महिला अपराध की दृष्टि से नंबर 1 है। मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चिंता करने के लिए बोल रहा हूँ कि आखिर इसके कारण से प्रदेश का बदनामी होती है और प्रदेश को इससे थोड़ा शर्मिंदा में, और 2020 में भी यही रहा। हम सारी नेशनल क्राइम रिपोर्ट में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हैं, और अफसोस इसलिए है कि जो नंबर 2 पे है वो उत्तर प्रदेश है, और नंबर 2 वाला जो उत्तर प्रदेश है वो हमसे आबादी में कई गुना अधिक है ना। हमारे अपराध हैं 5,310 और उनके अपराध हैं 2,796, लगभग आधे। इसका मतलब निश्चित रूप से इस बारे में हमको चिंता करनी चाहिए कि, और हम हत्या की दृष्टि से भी देश में 6ठे स्थान पर हैं। ये जो पॉक्सो एक्ट के पंजीकरण, मैंने आपको उस दिन भी प्रश्न में माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि इसमें जो है ना पॉक्सो एक्ट की ये जो धारा 4 और 6 का है इसमें भी आपकी बढ़ोतरी 18% है। इसी तरह से आपकी जो है अन्य पॉक्सो एक्ट सारा मिला करके लगभग 11% एक तरह से इसमें वृद्धि है। इस पर निगाह डालनी चाहिए और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं इस पर चिंता करनी चाहिए। विशेष करके ये अपराध केवल वही नहीं है ना, जो जनजाति और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार के प्रकरण है वो भी एकदम बड़े हैं। तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में कोई तो भी अलग मॉनिटरिंग करना चाहिए कि वास्तव में है ना हमने जो ये 19-20 में 655 था वो 20 में हो गया 595 और 21 में सीधा ही बढ़कर 715 हुआ। इसका मतलब इनको मॉनिटरिंग चाहिए। ये डिपार्टमेंट बहुत कुछ तो कमी निकालना नहीं है। अगर एसपी निरंतर अपने सारे एसएचओ को महीने में एक बार बुला करके ये जो उसके यहाँ जो भी अपराध दर्ज हो रहा है उसके बारे में पूछताछ करने का भी प्रयत्न करे कि हमें निश्चित रूप से हर महीने जाकर के इसके बारे में अपनी बात कहना पड़ेगा, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा कार्य में सुधार होगा। तो निश्चित है ये 20% मैंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिला जिसमें बलात्कार वाले में कह रहा हूँ 20% की बढ़ोतरी होना ये राजस्थान को शोभा देने लायक नहीं है। इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। आपने देखा ये हम लगातार मेरे समय में भी ये जो दुर्घटनाओं में जो डेथ हो रही है लगातार हम हर साल टारगेट तय करते हैं लेकिन हम अचीव नहीं कर रहे हैं। लगभग वही 10,000 लोगों की मृत्यु इसमें से होती है। तो मैं सोचता हूं कि हमारे प्रयत्न, हमारी मीटिंगें, हमारा टारगेट हम इतना % कम करेंगे केवल और केवल अभी कपोल कल्पित है। इसके बारे में निश्चित रूप से या तो आपका ट्रैफिक पुलिस जो है वो सशक्त नहीं है, और सबसे बड़ा राजस्थान में अगर कोई कमजोरी है तो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस जितनी होनी चाहिए और उसके लिए जिस प्रकार के मोबाइल वैन होने चाहिए वो उनको उपलब्ध नहीं होने के कारण से ये जो नेशनल हाईवे और बड़ी सड़कों के ऊपर जिस प्रकार का ट्रैफिक चल रहा है इसको समय पर कंट्रोल करने के लिए किसी के पास कोई साधन नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इसको अगर कम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए। अब मैं पाली ज़िले के बारे में तो जो घटनाएं हुई है आज और कल की उसको छोड़िए, वो तो चर्चा में आएगा।
एक ये जो बच्चों की सुरक्षा के लिए आप इसमें थोड़ी चिंता करिए। राजस्थान में बच्चों के प्रति अपराध की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस पर निगाह डालने की जरूरत है। इस किशोर न्यायालय अधिनियम 1955 में सभी जिलों में जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन करने का प्रावधान है। अधिकांश जिलों में यह गठित ही नहीं हुई, यानी प्रावधान किया था इसको गठित करने का, और जहाँ कहीं गठित है वहाँ उसका कोई काम ही नहीं है, वो खाली कागजों पर रह गई है। किसी ने भी उसके बारे में ये चिंता ही नहीं की कि इसके गठन के पीछे कोई उद्देश्य था। उस उद्देश्य की दृष्टि से हम कामयाब हैं। जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई संचालन के लिए अलग से कैडर बनाया जाना चाहिए। जैसे आपने महिला अपराध के लिए, SC/ST अपराध के लिए किया है, वैसे ही निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर हुए अपराध या उनमें जो घटनाएं हैं उनको लिए भी कोई न कोई अलग कैडर तय करना चाहिए, ताकि वो इसको समय पर जो है इसका कंट्रोल करे और इसको कम करने का प्रयास करे। ये जो किशोर न्यायालय अधिनियम 1955 के थाने के स्तर पर भी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। इस बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका थाने में आने वाले बच्चों के मामले में अनुसंधान कर कार्रवाई करने का है। गत वर्ष में बच्चों के विरुद्ध अपराध 7000 से अधिक मामले राज्य में दर्ज हुए हैं। सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। इस पर हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इस पर जो है ना, ये जो बाल कल्याण का आपका जो है, हमने एक प्रयोग किया था, अगर आपको ठीक लगे तो इसको आप आगे बढ़ाइए। हमने 2014 में ही ना गांधीनगर पर ये जो जयपुर पुलिस सहयोग से देखभाल के संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पुनर्वास करने और उनके माता पिता से मिलाने में सहयोग करने के उद्देश्य से देश का पहला सेंटर 2014 में हमने स्थापित किया था NGO के माध्यम से। और उसके कारण से केवल इस एक थाने से हम 2700 बच्चों को वापस उनके माता पिता को मिलाने में सफल हो गए। तो मैं सोचता हूँ ऐसा हर एक ज़िले में भी अगर कोई चिंता करे तो जो बच्चे इधर उधर हो गए उनको हम निश्चित रूप से उनके घर तक पहुँचाने में सफल हो सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब ये जो आपका FSL यूनिट है, ये वास्तव में हमारे लिए क्राइम को सजा तक पहुँचाने में सबसे सशक्त साधन है। इसको केवल बातों में टाल करके मैंने ऐसा किया ना आपने ऐसा किया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोचता हूँ इस यूनिट को जितना स्ट्रेंथन करोगे उतना ही परफेक्ट सज़ा दिलाने में हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि कई केस में जिसके परिवार के साथ हुआ वो भी प्रेशर से या लालच से अपनी गवाहों को बदल करके एक पक्षद्रोही बन जाता है। ऐसे समय में FSL के द्वारा जो जांच हुई है वो जांच एविडेंस के रूप में काम में आकर के उसको सजा तक निश्चित रूप से पहुंचाया जा सकता है। एक बच्ची के साथ रेप हुआ, केवल उस बच्ची के उसमें उसके बाल हाथ में आ गए, उस बाल के केवल उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता लगा कि फला आदमी का बाल है और उसको है ना आजीवन कारावास हुआ। तो मैं सोचता हूँ इतनी परफेक्ट यूनिट है, इस परफेक्ट यूनिट को जितनी स्ट्रेंथन करोगे उतना ही अपराधी पर कंट्रोल करने में हम सफल हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हमने डायरेक्टर का कोई अता पता नहीं। इसी तरह से मैंने उस दिन भी कहा था आपको, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और विशिष्ट वैज्ञानिकों के पद इतनी बड़ी तादाद में खाली है कि जिनकी कोई चिंता करने वाला है या नहीं मुझे नहीं मालूम। अब ये जो आपने कहा कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमने जो किया जो आपकी फाइल पे पड़ा होगा। मैंने 10,000 जब ये केसेस थे FSL के जो जांच होना बाकी था उसको मैंने निरंतर मॉनिटरिंग करके 6,455 पे लाया था, और लास्ट में जब मैंने आपको दिया तो 6,412 पे दिया था। आज की तारीख में 19,526 केस पेंडिंग केस हो गए। तो बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं आपकी FSL यूनिट जो मोबाइल यूनिट भी है और जो आपकी ज़िले में भी है, और हर एक 30 जिलों में क्या मोबाइल यूनिट दे रखी है, आखिर वो काम क्या करते हैं? और उसको अगर उपयोग वहाँ नहीं है तो कम से कम जो आपकी 5-6 जो है संभागीय स्तर पर जो लेबोरेटरीज बनी हुई है उनमें उनको पावर को दे करके और उसको स्ट्रेंथन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जांच होकर के परिणाम आ सके। अब ये जो एक आपसे आग्रह है, हम भी उसके कितने दोषी हैं मैं जो एक वकील भी रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जो PP बनाते हैं ना, ये PP पॉलिटिकली PP बनाते हैं, और इनका आप परसेंटेज देखें सज़ा का तो आपकी आंखें खुल जाएगी। जो आदमी मर्डर की केस को डील करता है और जिसपे आजीवन कारावास होता है, वो अगर कानूनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, केवल BJP का कार्यकर्ता है, इसलिए उसको बनाना उचित नहीं रहेगा।
इस पर विचार करिए आप निश्चित रूप से, इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, तो ताकि इसके कारण से जो इस प्रकार के केसेस को डील करते हैं वो एक तरह से इस प्रकार के लोगों के द्वारा नहीं हो। मेरा सुझाव है आपसे, कुछ अगर आप कुछ कर सको तो एक दो जो है, ये जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एएसआई ये बनते हैं, ये क्या पता, मेरे ऐसा अधिकारियों के मैंने खूब माथा मारा, लेकिन पता नहीं उनका दिमाग ही नहीं चलता। वो कहते नहीं, इनकी हर परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि अयोग्य हैं, और ये सब योग्य हैं। एक बार आरपीएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो इनका तो टाइम पे प्रमोशन नहीं होता, 4 दिन तो उनको कीड़ियाँ लग जाती है, और वो 18 और 22 साल तक कांस्टेबल पढ़ा रहता है। उसका बच्चा बार बार जब कहता है मेरा पिता क्या है, कांस्टेबल है, तो उसको भी दर्द तो होता है। बड़ी मुश्किल से प्रयत्न करके इनको समझा कर बार बार करके, और मैंने कोशिश की कि चलो 50% आप इनका सिलेक्शन कर लो, 50% इनको सीनियरिटी के आधार पर भी बना दो, और मैंने एक साथ 5000 हेड कांस्टेबल बनाए। वो प्रोसेस वहीं का वहीं रुक गया कि उनको प्रमोशन के लिए समय पे होला, एएसआई से एसआई बने, इसका प्रमोशन हो या ना हो उसकी इन सब बड़े बड़े लोगों को कोई चिंता नहीं, लेकिन इनका प्रमोशन 4 दिन देर से होता, आपको मेरे को सबको पहुँचा, यार डीपीसी नहीं हो रही है, फला फाइल वहाँ दिल्ली में फंस गई है, फला फाइल वहाँ अटकी हुई है। आपको इतनी चिंता होती है तो उस गरीब का क्या दोष है यार। मैं सोचता हूँ जो भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, वो छोटा आदमी आपके लिए जितनी जान लगाता है और जितना इस कोरोना के काल में वो जो सड़क पे खड़ा रहा ना, उसको धन्यवाद देना चाहिए। आप और हम सब घरों से भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो सड़क पे खड़ा रह करके। तो मैं चाहता हूँ कि कोविड के समय में जो भी पुलिस की नौकरी देता हुआ, अगर कोविड में उसकी डेथ हो गई है, उसके बच्चे की हायर से हायर एजुकेशन का जिम्मेदारी सरकार को रहनी चाहिए, ताकि कम से कम उसके बच्चे को ये एहसास हो कि वास्तव में सरकार ने मेरे इस काम को जो है ना इस तरह से तराशा है। मैं सोचता हूँ कि पुलिस विभाग में राजनीतिक दखलंदाजी आप जितनी कम कर सकोगे उतनी पुलिस टेंशन होगी। चाहे वो सरकार मेरी रही हो, चाहे आप रही हो, मजबूरियाँ आपकी है, मेरी भी है, मैं भी इसको मानता हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि इस राजनीतिक के दबाव से पुलिस को बाहर लाने का प्रयास करिए। और दूसरा यह कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, डिपार्टमेंट भाग्यशाली है कि आज दिन तक जितने डीजी रहे हैं वो एक से एक बढ़िया डीजी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकाल सकता। जब आपके पास इतना बढ़िया मटेरियल है तो फिर नीचे कचरा क्यों हो रहा है? फिर किस कारण से हम जिस परिणाम को लाना चाहते हैं वो परिणाम हम नहीं ला पा रहे? उसका कारण यह कि हमारा सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि किसी को हम एसपी लगाएं तो उसको एसपी होने का एहसास भी होने दो ना यार, कि वो एक कांस्टेबल का ट्रांसफ़र करे तो भी बिना आपके और मेरे बिना पूछे नहीं कर सकता, तो फिर क्या थाना चलाएगा? अगर कोई एसपी अगर किसी थानेदार की गलती के आधार पर उसको सज़ा नहीं दे सकता है तो वो कैसे प्रशासन चलाएगा? अगर आपको लगता है कि एसपी काबिल नहीं है, उसको सज़ा दो, पर उसे फ्री रखो, मौका दो उसको। और ये टारगेट बंद करो कि तुम 2 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। नहीं, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ट्रांसफ़र होगा। गलती करेगा तो उल्टा लटकाएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी, कितना ही बड़ा आदमी है ना। वास्तव में मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे आईजी को भी और ट्रैप किया जा सकता है, एसपी को भी ट्रैप किया जा सकता है। ये राजस्थान का उदाहरण हिंदुस्तान के लिए बहुत सम्मानजनक बना है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उसका परिणाम जब देखने को दिखता है तो बहुत दुख होता है कि इतना बड़ा काम जिस आदमी ने हिम्मत की होगी उसको थपथपी देने के बनिस्बत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो बहुत दुख की बात है। राजस्थान में संगठित गैंगे हैं, ये गैंग कौन नहीं जानती है? आपका भी इतना साल का अनुभव, मेरा भी इतना साल है। इन गैंग को अगर पुलिस का आदमी वहाँ नहीं जानता है कि रेती माफिया कौन है, अगर ये नहीं जानता है कि मेरे ज़िले में शराब माफिया कौन है, अगर वो ये नहीं जानते हैं कि ये भूमि माफिया कौन है, इन गैंग लीडर कौन है, अगर ये नहीं जानती तो पुलिस की ABCD उसको नहीं आती, बाहर निकालो उसको डिपार्टमेंट से। अगर उसके आँख के नीचे ये नहीं दिख रहा है कि कौन कौन है, लेकिन वो चूँकि कई बार तो पुलिस के संरक्षण में बढ़ रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है थोड़ा सख्त हो जाओ। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। और अगर पुलिस चाहे 1 घंटा बढ़ा के 8 बजे तक किया गया। अगर पुलिस चाहे, सभापति महोदय अगर पुलिस चाहे तो ये इस प्रकार के शराब माफियों की गैंग को नहीं पहचाना। आपने देखा होगा सिरोही के एसपी की क्या दुर्गति हुई थी,
क्या ये सबको दिखती नहीं थी? आंखों के सामने ये एमएलए हमारे वहाँ के पिंडवाड़ा के, और उन्होंने बार बार इस विषय को उठाया, लेकिन ऊपर से सब आंखें बंद करके बैठे। अगर हमारा यहाँ हेडक्वार्टर पे बैठा हुआ पुलिस का ऑफिसर अगर ये नहीं पता कर सकता है कि उसका कौन कौन एसपी जो है ना ये लेने के देने के धंधे में बैठा हुआ है, आप और हम नहीं जानते क्या कि थाने पर वो लगेगा बिचीवाड़ा में जो ज़्यादा पैसा देगा? ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जब तक नहीं तोड़ोगे पुलिस ताकतवर नहीं होगी। पुलिस को अगर ताकतवर करना है तो व्यक्ति का चयन करो, अच्छे व्यक्ति को सम्मान दो, बुरे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करो, तब तो जाकर के आप कुछ काम कर सकते हो। बाकी तो केवल और केवल हम बातें करते रह जाएंगे। और एक मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैंने कोशिश की थी हर महीने में हर थाने को ग्रेडिंग देना, हर एसपी को ग्रेडिंग देना, उसके विभिन्न कामों के बारे में। उसको पता था कि 961 अगर राजस्थान में थाना है तो मेरा थाना 815 पे आया, मेरा थाना 10वें नंबर पे आया, मेरा थाना फर्स्ट आया। तो हर बार कंपटीशन होता है थाने के अंदर काम के बारे में, और उससे कारण से एक सुधार हुआ, लेकिन आपने उसको दफ्तर दाखिल किया। यहाँ तक कि 44 एसपी है, उनकी भी रैंक मिलती थी हर बार, हर महीने में, कि अब की बार ये जो उत्तर का है एसपी, इसको रैंक कौन सी आई, 44 आई या 33 आई या 12 आई। तो उसमें काम करने की जिज्ञासा पैदा होती है काम में। तो मैं सोचता हूँ इसमें भी अगर आप सुधार करो। और दूसरा मेरा एक कहना है कि जनप्रतिनिधि को आप ऐसे ही मत समझो, कम से कम साल में 3 बार या 4 बार उस जिले के जो जनप्रतिनिधि जो आपकी कैडर में आते हैं, उनके साथ आपका हायर ऑफिसर जाकर के एसपी के साथ बैठे और क्राइम रिपोर्ट के बारे में एक एक थाने का विश्लेषण करें। जो भाषण हम यहाँ देते हैं उसको देने की जरूरत ही नहीं है, वही समस्या सामने आएगी और उसका हल निकालने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार आएगा। अगर मेरी भी कोई मॉनिटरिंग करने वाला है, गुलाब जी आप दिन भर में क्या किया, तो मैं भी अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करूँगा। व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसका निरंतर देखना भी जरूरी होता है। और जहाँ तक मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, पुलिस को जितनी सुविधाएं दे सकते हो सुविधाएं दो। पुलिस जिस प्रकार से काम करती ना, ये तो आप और हम एक दिन करें ना तो हम ची बोल जाएंगे, लेकिन वो किस तरह से काम करता है इसको आप और मैं अच्छी तरह से रोज़ देखते हैं। अब पुलिस के साथ मारपीट हो जाए, पुलिस के साथ ये दबंगे मार जाए और उसके बाद पुलिस हाथ पे हाथ बांधे बैठे। मैंने कहा अगर मेरे किसी कांस्टेबल को भी अगर से मारा है तो मैं इसका पूरा कचूमर निकाल के ही छोड़ूंगा, तब तो जाकर के मेरे बचेगा। क्या बात हुई, चाहे वो कांस्टेबल हो तो इसका मतलब थोड़ी है वो थप्पड़ मारने के लिए है। यार कोई भी आवे किसी तरह से बताऊंगा। मैं सच बात है, इस बार मुझे कुछ खुशी हुई कि कुछ ऐसे अधिकारियों को डीजी ने उल्टे लटकाने का प्रयास किया, मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे कुछ भी हो। हमारा छोटा से छोटा कर्मचारी भी हमारी ताकत है, उसके सम्मान की रक्षा करना हमारा धर्म है। और अगर आप ये करोगे तो चौगुना दौड़ेगा, चौगुना काम करने का प्रयास करेगा। तो आप निश्चित रूप से, अब आपने स्वागत कक्ष तो बनाया, एक सीसीटीवी कैमरा तो लगा दो, जिसके कारण से वो वास्तव में उस स्वागत कक्ष में बैठते दिन भर में किससे बात भी करता है कि खाली घपड़ों नहीं बनता है। स्वागत कक्ष आने वाले व्यक्ति ने कभी आया कि नहीं आया, बैठा कि नहीं बैठा, दिन भर का रिपोर्ट तो इकट्ठी करो कि स्वागत कक्ष में आज कौन कौन लोग आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन केवल दे। और साइबर क्राइम जिस तेजी से बढ़ रहा है, हमारी पुलिस अभी उसके लिए उतनी एफिशिएंट नहीं हुई। आप साइबर क्राइम के लिए अलग से भर्ती करो। इस प्रकार के टैलेंट बच्चे जो इस साइबर क्राइम के आधार पर अपराधी तक पहुंच सके, उनका अलग से कैडर बनाओ। और अलग से कैडर बनाकर हर थाने में 1-2 साइबर क्राइम का एक्सपर्ट आपको, चाहे वो कांस्टेबल, कई आजकल तो इतने कांस्टेबल भी इतने होशियार हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कई चीज़ें निकाल करके वो दे देते हैं, हम ढूंढते ही रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग में डालो, जिनमें भी इस प्रकार की क्षमता हो तो उसके लिए। एक आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस जेल को जिस प्रकार से दुर्गति में लाए हैं इस पर विचार करो। जेल नौकरी मजबूरी में आता है, करना पड़ता है उसे। और उसका कारण यह कि 98 में वेतन आयोग के कारण से पहले पुलिस कांस्टेबल और मेरा प्रहरी एक ही पे स्केल में था, है ना। उस समय 2750 और 4400 वाली ग्रेड थी, उसमें पुलिस कांस्टेबल भी उसी में था और हमारा प्रहरी भी उसी में था, मुख्य प्रहरी भी उसी में था और हेड कांस्टेबल भी था। 98 के बाद क्या किया आपने, है ना, हमारा कोई जो है यहाँ का वित्त विभाग का एक आदेश निकला और उसमें विभाग के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और उप निरीक्षक के वेतनमान संशोधित कर दिए गए। इस संशोधन के बाद कांस्टेबल का वेतन 2750
और 4400 के स्थान पर 3050 और 4590 कर दिया गया और हेड कांस्टेबल का 3050 से लेकर 4500 के स्थान पर 3200 और 4900 रुपया कर दिया। और उसके कारण से ये जो पे स्केल का अंतर 98 के बाद में आया, तो पुलिस के साथ साथ जो पहरी समान वेतनमान लेता था उसको आपने बहुत नीचे रख दिया। वो लगातार अपनी मांग करता रहा और उस मांग के लिए एक नहीं 3-3 कमेटियां बनाई। तीनों कमेटियों ने उनके पक्ष में दिया। वो न्यायालय में भी गए 2003 में, तो न्यायालय ने उन्हें फैसला कर दिया कि हाँ, इनके वेतनमान की विसंगति को आप ठीक करो। वित्त विभाग ने भी मान लिया, सारा डिपार्टमेंट मानता है। और डिपार्टमेंट मानने के बाद भी निर्णय हो जाने के बाद भूपेंद्र जी के समय में निर्णय हो गया था कि इनको यही वेतन मिलेगा जो कांस्टेबल को मिलता है, लेकिन आज दिन तक उसको ये वेतनमान नहीं मिला। और उसके कारण से जैसे ही उसकी नौकरी कहीं लगती है वो यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस पुलिस के साथ साथ इस अगर जेल को भी आप ठीक करना चाहते हो तो यह जो वेतनमान का जो अंतर है वो बिल्कुल फाइल पे कंप्लीट हुआ पड़ा है। मैं सोचता हूँ ये बार बार कौन इसको इधर से इधर करता है और उसके इतने बड़े हक को मार लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल असहाय है, कहीं जाके कह नहीं सकता, कहीं बोल नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। इसी तरह से एक और सजेशन दिया है शायद डीजी ने, ये जो एक नई स्केल बना दो, वरिष्ठ जो है वो प्रहरी, एक मुख्य प्रहरी होता है, एक वरिष्ठ है, तो उन्होंने एक वेतन स्केल और बीच में से निकाला, क्योंकि मुख्य प्रहरी के बनने के लिए जो पद है वो केवल 613 है और हमारी जो सारी स्ट्रेंथ है वो 3000 के लगभग है प्रहरियों की। उसमें से प्रमोशन होकर के वो जाएगा तो 15-20 तक ही प्रमोशन नहीं ले सकता। और इसलिए उन्होंने एक सजेस्ट किया कि एक वरिष्ठ प्रहरी का एक और ग्रेड बीच में बना दो, जिसके कारण से उसका प्रमोशन जल्दी हो जाए तो उसको यहाँ अपने काम में इंटरेस्ट रहेगा। इस जेल की जो दुर्गति है, हम इधर उधर से कहीं कहीं आरएससी को लगाते हैं, कहीं और किसी को लगाते हैं और एक बार काम धकाने का प्रयास करते हैं। हम उनसे चाहते तो बहुत है कि वहाँ ये इलीगल काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ ही नहीं है और स्ट्रेंथ के मन में कोई चाव ही नहीं है नौकरी करने का। उस समय उसको कैसे संभाला जाए? हम बाहर से लोगों को भेज करके और सिर्फ जेल डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आपका जो है ना अधीक्षक ग्रेड सेकेंड 18 पद कुल है, ये आपके 19 में भी 15 खाली थे, 20 में भी 15 खाली है और अभी 18 में भी 14 खाली। 18 में से 14 खाली, 15 खाली। जहाँ है ना सुपरिटेंडेंट जेल होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट होती है जो सब अपने जो है ना संभागीय जो जेल है केंद्रीय, उस पर तो आपका सुपरिटेंडेंट रहता है, उसका सेकेंड अधिकारी रहता है। इस तरह से उपाधीक्षक जो है वो 36 में से 19 में 25 खाली है, फिर आपका 20 में से भी वही 36 में से 26 खाली है, फिर आपका 21 में भी 36 में से 30 खाली है। तो जब अधिकारी नहीं होगा, कोई संभालने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो आप उस जेल को दोष देने से क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। आलोचना करना बहुत आसान है, पर मैन पावर तो होगा जो इसको कंट्रोल करे, वो कंट्रोल ही नहीं है। आपके यहाँ तो दुर्भाग्य यह है कि 19 में 3849 में से 739 पद खाली थे, 20 में आपके 3849 में से 839 पद खाली थे और अभी 21 में बढ़कर 3849 में से 923 पद खाली हो गए। अब जहाँ स्ट्रेंथ ही नहीं हो, आप इधर से आरएससी और उनको भेज करके काम चलाओ तो कैसी। और जेल में जिस प्रकार से लोगों को ठूस रखा है, मैं सच कह रहा हूँ आपको, कभी भगवान न करे कि हमको वो दिन देखना पड़े तो आप वहाँ सोनी करवट नहीं ले सकते। मतलब उस बैरक में करवट लेना भी मुश्किल है, जो जिस तरह सोया है उसी तरह से सोया रहेगा। तो विचार तो करना पड़ेगा आखिर क्यों। मेरा सुझाव है कि अगर जो सजा याफ्ता है, जिनको ऑलरेडी सजा हो गई 15 साल 10 साल 12 साल जो भी कुछ भी हो गई, उनके लिए एक सेपरेट जेल बना दो। कम से कम जो जिला केंद्र, ये जो आपका जो मेन जेल है जिसको अपन सेंट्रल जेल कहते हैं, उनमें कम से कम इनकी एक अलग जगह बना लो ताकि दोनों का मेल मिलाप ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वहाँ जिस प्रकार के लोग, अब मुझे तो 25 साल रहना है, 20 साल रहना है, तो मैं तो उठ पटांग जो भी आएगा जो करता ही रहूँगा। और जो नए लोग आते हैं ना, जो बिल्कुल ट्रायल पे आते हैं, उनको चूसने का धंधा करते हैं, उनको डरा धमका करके उनके पेरेंट्स से पैसा मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, हर चीज़ की पूर्ति करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर संभव हो सकता हो
तो ये जो कम से कम जो सजा याफ्ता है, चाहे वो 400 है, 300 है, 500 है, उनके लिए ही अलग एक सेपरेट जेल बना दो, तो कम से कम इन दोनों का जो है मेल मिलाप। आपका बड़ी अजीब स्थिति है, कैदीगाह उदयपुर में 910 की स्ट्रेंथ है, 1276 है, 140%। कैसे रहेंगे? और ये केवल सभी में है। कैदीगाह कोटागाह में 1009 की कैपेसिटी है, 1323 है। इसी तरह से आपके जयपुर में 1173 की है, 1465 लोग हैं। तो कम से कम इसके ऊपर निगाह। और मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि ये जो राजसमंद की जेल है, इसमें स्ट्रेंथ है केवल, कैपेसिटी है 55 की, और इसकी जगह आदमी कितने, 162। मतलब उस कमरे में कैसे तो रहे, कैसे लेटरिन जाए, कैसे वहाँ काम करे। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में आप विचार करिए, कुछ नहीं विचार। अब इसमें भी फिगर देखने से दिमाग में ही आया कि हमारे जो विचाराधीन कैदी है, इसमें से अधिकांश नौजवान विचाराधीन कैदी है, अधिकांश बहुत बड़ी संख्या में है। आश्चर्य होगा कि राजस्थान में वर्ष विचाराधीन बंदी अंडर ट्रायल की संख्या 14,126 थी, जो वर्ष 21 में बढ़कर 17,954 हो गई। ये सब यंग बच्चे हैं, ये बंदी हैं जिनकी सज़ा नहीं हुई और आवश्यक भी नहीं है कि इनको सज़ा होगी, लेकिन पड़े हुए हैं। कोई 8 बरस से, कोई 7 बरस से, कोई 6 बरस से, और विशेष करके मेरे ट्राइबल एरिया में उनकी कोई जमानत देने ही नहीं आता है, और छोटी मोटी जमानत के कारण से भी वो वहीं पड़ा रहता है। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में विचार करना चाहिए और इस समस्या का हल करने का कोशिश करनी चाहिए। और चाहे इनको जमानत पे, चाहे पैरोल पे, चाहे जिस तरह से भी आप छोड़ सकते हो। ये जो आंकड़े अनुसार जो है ना, 31 दिसंबर 20 को प्रदेश में कुल विचाराधीन 16,908 बंदियों में से लगभग आधे 8,828 विचाराधीन बंदी 18 से लेकर के 30 वर्ष की आयु के थे। अब आप विचार कर सकते हो कि अगर इनको यही पता नहीं है कि हमको सजा होगी या क्या होगी, पड़े हुए हैं, तो क्या उनकी मानसिकता होती होगी, उसके बारे में हमको बहुत सहज विचार करना चाहिए। जेल में सुधार के मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्षता में एक जेल विकास बोर्ड का गठन 18/9/19 को किया गया था। 18/9/19, आज से एक मीटिंग नहीं हुई। अब ये जो कुछ चीज़ें हम बनाते हैं ना, वापस इनको देखता नहीं है कि ये बोर्ड क्यों बनाया, इसके पीछे कोई, और वो भी किससे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसका मतलब जेल के ऊपर बार बार विचार हो और उसमें सुधार की कहाँ गुंजाइश है, उस गुंजाइश के लिए मतलब प्रयत्न करें। अब ये मोबाइल और मादक पदार्थ और समस्या, इस समस्या का हल मैं सोचता हूँ कि जब तक आपके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा और पर्याप्त आपके पास साधन नहीं। हमने जैमर लगाए थे 18-20 करोड़ के। बहुत दुख है मन में आज की तारीख में मुझे, ये मेरे समय में मुझे जो साइंटिस्टों ने कहा था कि इसके कारण से जेल में मोबाइल काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा, हमने ऑर्डर दिए, लगा दिए, वो यूँ टूटे के टूटे खड़े रह गए। 18-20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, कहीं भी उपयोग ही नहीं हो पाया। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि मेरे कुछ सुझाव है, विशेष करके खुली जेल के बारे में। राजस्थान पहला हिंदुस्तान का राज्य है जहां खुली बंदी गृह के कारण से हमारी हर न्यायालय में बहुत ही हमारे को एप्रिसिएशन मिला कि एक अच्छा प्रयोग राजस्थान ने किया खुली जेल के अंदर जिन लोगों को हमने रख करके उनके जीवन को बदलने का। लेकिन इसमें केवल 310 बंदी है, जबकि हमारी कैपेसिटी आज की तारीख में 1424 की है। अच्छा हो कि जिन लोगों को भी आचरण ठीक हो और उनको खुली जेल में ला सकते हैं, तो वो लोग कहीं काम धंधा भी करेंगे और परिवार के साथ रहने की भी सुविधा है। यह प्रयोग राजस्थान ने किया और बहुत सफल प्रयोग हुआ। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी ये जो 2015 में नया जेल मैनुअल लागू बनाने के लिए बिस्वा जी की कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट दे दी कि हम जेल मैनुअल में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो आपके पास ही कहीं पड़ी है। मैं सोचता हूँ तब से लेकर के उनको 15 में बनाया था, शायद उन्होंने कब रिपोर्ट दी, आप एक बार अपने डिपार्टमेंट से उसको ढूंढना, और उसको अगर लागू करके अगर जेल के रहने वाले कैदियों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। बात करें माननीय एक से अब ये जो ऐसी भी है, मैंने बहुत मन से इन सब लोगों को धन्यवाद दिया कि इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों पर भी हाथ डाला, और वास्तव में राजस्थान ने एक बहुत अच्छी लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई। पर मुझे दुख इस बात का, जो मैं पहले भी कहा था, लेकिन कई हमारी सरकार के पास जब वो कहते हैं कि इसको मुझे चालान करना है, मुझे चालान की स्वीकृति नहीं मिलती।
वर्षों तक पेंडिंग रहता है। जो भी आपके और मेरे पहुंचने वाला हो जाता, मेरा कोई परिवार का आदमी है तो मैं आपको कह दूंगा, वो कह देगा, उसको कह देगा, डिपार्टमेंट को कह देगा और परमिशन नहीं मिलती। ये मैं बताता हूँ आपको फिगर। 2019 के अभी भी 197 केस ऐसे हैं जो केवल और केवल सरकार से परमिशन के लिए पड़े हुए। कब से? 2019 से। 20 से पड़े हैं 244 केस, और अभी इस साल के 2021 के जो केवल और केवल आपकी परमिशन मिल जाए तो चालान हो जाए, वो 442 है। इसका मतलब कहीं न कहीं, और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि ये कौन सी डिपार्टमेंट है, जिन डिपार्टमेंट की सूची आपके पास है, जो वर्षों तक है ना, 2017 और 18 से भी राजस्व विभाग 18 से पेंडिंग पड़ी 28 केस, पंचायत राज 39 केस पड़े 17 से परमिशन के लिए कि उनकी स्वीकृति मिल जाए, पर वो फाइल पे धूड़ा डाल करके बैठ जाते हैं। एक बाबू ही आपको बचा देते हैं, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फाइल ही ऊपर नहीं आएगी तो अधिकारी भी कहाँ माथा मारेगा, कहाँ देखेगा, कैसे देखेगा। लेकिन कोई चार्ट बना हुआ ही नहीं है कि क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं चीज़ करनी है। इस तरह से सभी विभागों में, लगभग मैंने सारे विभागों को लिखा है। पुलिस विभाग में स्वयं में 23 केस ऐसे हैं पुलिस विभाग में जो 18 से पेंडिंग है। ये वही कलाकार है। मैं सोचता हूँ पुलिस के लिए दागी है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर इस प्रकार के दागी लोग हमारी इस फौज में हैं तो उनको 244(2) में घर रवाना करो। केस जीत के आ जाएंगे तो तनख्वाह दे करके हम कम से कम प्रदेश को बचा लेंगे। पैसा का ही नुकसान होगा पर उनके कृत्यों से नुकसान नहीं होगा। यह जो है, मैं सोचता हूँ इसकी आप उपयोग करना शुरू करो, है ना। ये जो कई केसेज है, मैं सोचता हूँ कुछ तो नाम भी है मेरे पास, कौन कौन आदमी कहाँ से आपके यहाँ से ना लिख गया कि इसके ऊपर केस नहीं, इसको स्वीकृति नहीं है, तो वो तो अमरिया हो गया। जिसको इतने लंबे समय बाद डिपार्टमेंट ये लिख के भेज देता है कि इसकी स्वीकृति नहीं है, तो वो तो अमरिया हो गया। तो आप और हम सब लोगों के पास ऐसे लोग आते ही रहते हैं कि यार मेरे को वहाँ कह करके यार इसको मेरे को है ना एक तरह से मुक्त करा दो यार, मुक्त करा दो। तो मैं सोचता हूँ डिपार्टमेंट को कहीं न कहीं इसके बारे में थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं मंत्री जी, आलोचना के साथ साथ मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो राजनीतिक दखलंदाजी से जितना बाहर नहीं निकाल पाओगे, आपकी मजबूरी मेरी भी मजबूरी थी, मैं इसको स्वीकार करने में कहीं फिर नहीं, लेकिन जितना किया जा सकता है, और एसपी को पूरे पावर दो। और डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, वो कौन सा एसपी लगे। अगर आपको लगे कि ये कोई कम ज़्यादा है तो आप आपस में डिस्कस करके उसको कर लो, लेकिन लगने के बाद अगर उसका वर्क ठीक नहीं है। मेरे यहाँ कई एसपी ऐसे रह गए हैं जो करोड़ों लूट के ले गए, आज बड़े बड़े पौधे पे बैठे हैं मेरी आंखों के सामने। मैं गृह मंत्री होते हुए भी उस पीड़ा को मैंने बर्दाश्त किया है। तो मैं सोचता हूँ आज भी वो इतने बढ़िया माल खा रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं डिपार्टमेंट के मन में कोई न कोई कमजोरी है। ये कमजोरी निकालो। अगर वास्तव में जनता को कुछ सहयोग करना चाहते हो, इस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ। इस कठिन परिस्थितियों में भी यह डिपार्टमेंट रात और दिन काम करता है, जो आप और मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इनकी पीठ थपथपाने की जरूरत है। और खराब और दागी लोग हैं, उनको 244(2) में बाहर करके आउट। ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा जीत जाएगा तो पेंशन, पैसा सब पर लाभ देंगे, पर कम से कम हर साल 200-400 लोग रवाना होते रहने चाहिए, ताकि पता लगे कि पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ नौकरी देता है वहाँ नौकरी से निकालने की ताकत रहता है। मेरे कुछ सुझाव आपको दिए, ठीक, धन्यवाद।